हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय के बाद अब फिर से मैं जा रहा हूँ एक नई कंट्री के लिए। कंट्री नंबर 6। कंट्री का नाम है मलेशिया। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं फ़िलहाल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, टर्मिनल 3 पे। हेलो दोस्तों, तो फाइनली आई एम इन कोलालमपुर, मलेशिया। मलेशिया में पहुँच गया। दिल्ली में वीडियो एकदम से बंद की थी क्योंकि सिक्योरिटी में बहुत टाइम लग गया था और मेरा जो बोर्डिंग है वो चालू हो चुकी थी, तो फटाफट से मैंने बोर्डिंग कर ली थी। तो बाकी की अब यहाँ भी इमिग्रेशन पे जा रहा हूँ, वहाँ जाके इमिग्रेशन क्लियर करके बाकी फिर आपको डिटेल देता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मलेशिया में आपका स्वागत है। इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, सिक्योरिटी वगैरह सब क्लियर करके इस वक्त मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। मतलब एयरपोर्ट से अभी बाहर नहीं निकला, बाहर जाऊँगा। उससे पहले आपको सोचा पूरी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कल रात को जब मैंने फ़्लाइट ली थी उससे पहले इतना मतलब मेरे को क्या हुआ था, देर हो गई थी। एक तो दिल्ली में आपको ट्रैफ़िक का पता है, ट्रैफ़िक में जाम मिल गया था। उसके बाद मेरे को क्या है, जैसे मैं पहुंचा सिक्योरिटी में इतनी लंबी भीड़ थी इमिग्रेशन में कि आप पूछो मत। इमिग्रेशन में तो नहीं थी, इमिग्रेशन तो मेरा 5 से 10 मिनट में क्लियर हो गया था। उसमें भी एक पंगा हुआ था, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मेरे को तकरीबन 1 घंटे के आसपास मेरे को सिक्योरिटी में लग गया, जो अपना सामान चेक कराना होता है उसमें। इसके बाद जैसे मैं अपने पहुंचा ही था और आपसे मैं बात करने लगा था, बताने लगा था, इतनी देर में मेरी कॉल आ गई थी बोर्डिंग की कि जल्दी आइए। वीडियो मैंने वहीं बंद करके मैं फटाफट मैंने प्लेन में बोर्ड कर लिया था। अब प्लेन में भी इतनी भीड़ भाड़ और ये सब था, तो मैंने सोचा चलो आराम से जब मलेशिया पहुंचूंगा तभी आपको पूरी अपडेट दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोर्डिंग पास की। बोर्डिंग पास लेने के लिए मुझसे क्या क्या पूछा गया। बोर्डिंग पास के लिए मुझसे सिर्फ मेरी फ़्लाइट टिकट जो देखी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी रिटर्न फ़्लाइट मांगी, मैंने वो दिखा दी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा मांगा एक क्या बोलते हैं, जो यहाँ का एमडेक फॉर्म चल रहा है। हालांकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ इमिग्रेशन पे वो ज़रूरत तो इसकी नहीं पड़ी है। जो यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा कि ये एमडेक का फॉर्म की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, ये 1 जनवरी से ज़रूरत होगी। तो 1 जनवरी 2024 से इसकी ज़रूरत है एमडेक फॉर्म की, उससे पहले नहीं है। तो एमडेक फॉर्म उन्होंने मांगा था, मैंने दिखा दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को मेरा बोर्डिंग पास आराम से दे दिया था। उसके बाद मैं आया इमिग्रेशन पे। अब इमिग्रेशन पे मेरे साथ क्या सीन हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। इमिग्रेशन पे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा मार्च में जो था, मैं नेपाल गया था। आपने मेरी नेपाल वाली सीरीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ मैं जब नेपाल गया था, मैं बाई फ्लाइट गया था, तो मेरे पासपोर्ट पे डिपार्टेड की तो स्टैम्प थी, लेकिन वापसी का मैंने क्या करा था, मैं बाई बस आ गया था। अब मेरे पासपोर्ट पे अराइवल की स्टैम्प नहीं थी। तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, इमिग्रेशन ऑफिस ने, दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने पूछा आप मार्च में कहाँ गए थे। अब मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं था मार्च का, मैंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया तो फिर मेरे को याद आया कि 18 मार्च को मैं वहाँ गया था, नेपाल गया था। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम घंटी बज गई, मैं समझ गया था कि ये वही इशू होगा। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ सर, ये कह रहे, तो वो बोल रहे आप आए कब थे। मैंने कहा सर मैं उसके 10 दिन बाद आ गया था, क्योंकि मैं 10 दिन का टूर था, मैं 10 दिन बाद आ गया था, लेकिन मैं बाई बस आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर वो अराइवल की स्टैम्प नहीं है इसलिए, तो वो कह रहे हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को 2 मिनट रोका, किसी को बुलाया अपने सीनियर को। तो उन्होंने आके मुझसे पूछा आप क्या काम करते हो। पहले तो मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया। तो मुझसे पूछा आप काम क्या करते हो, मैंने बताया मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से कंपनी नेम पूछा, कौन सी कंपनी में, तो मैंने उसका भी जवाब दिया। अब ये उनके ये जो क्वेश्चन थे वो मेरे को पैनिक करने के लिए थे, लेकिन क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, इमिग्रेशन में कभी पैनिक मत होइए, अपना सीधा सही जवाब दीजिए। तो मैंने उनको सही जवाब दिया कि मैं ये करता हूँ और ये करता हूँ। उन्होंने पूछा, फिर मेरे से नेपाल वाला केस पूछा, मैं बता दी मैं नेपाल गया था, लेकिन मैं वहाँ से रिटर्न में बाई फ्लाइट आ गया, बाई बस आ गया था, तो उसकी स्टैम्प नहीं होगी। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को डिपार्टेड का स्टैम्प मार के मेरे को जाने दिया।
तो फिर मैंने ऐसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे उनसे पूछ लिया, मैं सर ये इसकी वजह से इशू है क्या, जो मेरा यूँ कह रहे हैं हाँ उसके इशू है और ये आपको आने वाले टाइम में अब होने वाला है। मतलब मैं जब भी कभी दोबारा कहीं जाऊँगा तो वो ये वाली स्टैम्प चेक करेंगे और इसके बारे में मेरे से ज़रूर क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये मेरा इशू था। अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा मेरे इस सिनेरियो के बाद कि अगर आप कभी नेपाल जाते हैं, अगर बाई फ़्लाइट जा रहे हैं तो रिटर्न भी बाई फ़्लाइट ही आइए, ताकि आपके, और अगर बाई फ़्लाइट जा रहे हैं तो पासपोर्ट मत दिखाइए, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के थ्रू चले जाइए, तो इससे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं आएगी डिपार्चर की। और अगर आती है, जाते हैं तो रिटर्न भी आप पासपोर्ट के साथ ही करिए और बाई फ़्लाइट ही करिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ मेरे से पूछा हॉलीडेज के लिए जा रही है। उसके बाद मेरा नेपाल वाला सीन हुआ पूरा, कुछ नहीं पूछा, आने दिया। अब यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे फ़्लाइट ने टाइम पे उतार दिया था। अब यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में आया तो काफ़ी भीड़ लग गई थी, क्योंकि 2-3 फ़्लाइटें एक साथ आई हैं यहाँ पे। और ये टर्मिनल 2 है कोलालमपुर का। तो अब यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ आने के बाद मेरा क्या हुआ है कि इन्होंने मुझसे मेरा एक तो रिटर्न टिकट मांगी कि आप यहाँ से रिटर्न टिकट दिखाइए, तो मैंने दिखा दी, वो मेरी जो आगे ऑनवर्ड दूसरी कंट्री के लिए है। उसके बाद उन्होंने मेरे से मांगा मेरी होटल बुकिंग, तो मैंने उनको वो भी दिखा दी, मेरी होटल बुकिंग दिखा दी। तो फिर उन्होंने होटल बुकिंग में देखा, बोले 1%, मैं जी 1%। तो ये कह रहा है अलोन, मैंने यस सोलो ट्रैवलिंग है, ओके। उन्होंने मेरे से मेरे नाइट्स पूछे कि मतलब कितने डेज़ के लिए हो, मैंने उनको बता दिया मैं 4 दिन के लिए हूँ कोलालमपुर में, मतलब 4 नाइट्स का है मेरा स्टे। तो उन्होंने मैच करा जो मेरी होटल बुकिंग थी उसके अंदर, तो सारा कुछ मैच करके उन्हें सब कुछ ठीक लगा, तो फिर उन्होंने मेरे को स्टैम्प करके दे दिया। तो फाइनली अब मैं मलेशिया में एंटर हो चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाहर से सिम वगैरह का क्या जुगाड़ है, क्या होता है, और आपको वो सब अपडेट देता हूँ। अभी मैं बाहर निकल गया था एयरपोर्ट से, तो यहाँ पर मुझे सेलकॉम का एक ऑफिस मिला है जहाँ से मैंने सिम ले ली है। सिम की कॉस्ट मुझे तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 500 रुपये पड़ी है, और इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है। 7 दिन के लिए प्लान था ये, क्योंकि मेरा 4 दिन का स्टे है, तो मेरे लिए 7 दिन वाला प्लान काफ़ी है। तो इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा यूज़ के लिए, जो मेरे लिए एनफ है। तो 500 रुपये में अगर आप आते हैं तो सेलकॉम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं पहुंच गया था अपने हॉस्टल। तो आपको आगे की अपडेट दे देता हूं कि मैं कैसे एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक पहुंचा था। वहां से मैंने क्या हुआ था, जब मैं बाहर आया एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से आप बाहर आएंगे तो आप फर्स्ट लेवल पे चले जाइए, लेवल 1 पे किसी से भी पूछ लीजिए लेवल 1। बाहर आएंगे तो आपके बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स और जो कैब वाले हैं वो बोलेंगे हम पहुँचा देंगे, लेकिन वो चार्ज करेंगे आपके बहुत ज़्यादा। मैंने बात करी थी, पूछ के देखा था, तो मेरे को उन्होंने अराउंड जो प्राइस बताए थे इंडियन करेंसी में, वो मेरे को 2000-2500 के आसपास बैठ रहे थे। तो लेकिन मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा देख रखा था वीडियोज़ वगैरह पहले, तो मैंने क्या किया, मैं लेवल 1 पे आ गया पता करके। वहाँ पर बुकिंग काउंटर्स आपको मिल जाएंगे, बस बुकिंग काउंटर्स हैं। वहाँ से आपको एक अच्छी खासी AC बस की टिकट मिल जाएगी, जो आपको 1 घंटे के अंदर KL सेंट्रल उतार देगी, मतलब कोलालमपुर के सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में। और उसका जो प्राइस है, कहाँ वो 2000 और कहाँ मेरे को पड़ा वो सिर्फ 15 मलेशियन रिंगेट में। तो सिर्फ 15 रिंगेट में मैं वहाँ से एयरपोर्ट से बस ने पूरा 1 घंटा लिया था, और मेरे को करेक्ट 1 घंटे में सिटी सेंटर कोलालमपुर के KL सेंट्रल पे उतार दिया था। अब 1 घंटे में 15 रिंगेट में मैं पहुंच गया KL सेंट्रल। तो KL सेंट्रल आने के बाद क्या होगा, वहाँ से आपको आप MRT भी ले सकते हैं। MRT लेंगे बुकित बिंतांग के लिए, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो बुकित बिंतांग से तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज में है। मैंने थोड़ा सा अलग हट के लिया था प्राइस की वजह से, कि बजट थोड़ा कम बैठ जाए। लेकिन आपको अगर बुकित बिंतांग में भी आप लेते हैं, आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, वो थोड़े से आपको हाई प्राइस पे पड़ेंगे, मतलब लगा लो इंडियन रुपीज़ में आपको 1000-1200 रुपये के आसपास पड़ जाएंगे।
लेकिन ये बुकित बिनतांग से 1 किलोमीटर की रेंज में थोड़ा सा अलग हटके था। तो ये मुझे तकरीबन 600 रुपये के इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पड़ रहा है। तो चलो इसके लिए मैं बाद में अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा पूरी डिटेल में इस हॉस्टल की। इसमें अभी हम बात कर लेते हैं बाकी डिटेल्स की। तो वहाँ से आप एक तो MRT करके बुकित बिनतांग आ सकते हैं, उसमें शायद आपके 3 या 4 रिंगेट लगते हैं। लेकिन मुझे क्या था, एक हमारे पाकिस्तान से एक भाई थे, वो मिल गए थे, मतलब वो भी लाहौर से आए थे, उनकी फ़्लाइट भी लैंड हुई थी। और बाहर जब हम निकले तो ऐसे बातों बातों में हम बात हो गई थी। तो उनको भी बुकित बिनतांग आना था और मुझे भी बुकित बिनतांग आना था। तो हमने सोचा क्यों ना हम MRT में जाने से बदले टैक्सी ही कर लेते हैं, दोनों का प्राइस शेयर हो जाएगा। तो हम दोनों ने क्या करा, एक टैक्सी ले ली थी जिसने हमें कॉस्ट किया 20 रिंगेट, और दोनों ने हमने 10 रिंगेट का आपस में डिवाइड करके उस टैक्सी ने हमें बुकित बिनतांग पे उतार दिया था आराम से। वहाँ से वो अपने होटल के लिए चले गए, मतलब देखने के लिए, वो भी होटल देख ही रहे थे, उन्होंने लिया नहीं था। मैंने वहाँ पे होटल पता करा तो वो बहुत महंगे थे। तो मैंने बोला ये तो अपने बजट से बाहर हो जाएंगे, मतलब बजट से बाहर क्या, लेने को तो ले लें, लेकिन जब हम सोच ही रहे हैं कम बजट में ट्रैवल करने का, तो हम दूसरी जगह ही अपना जो हॉस्टल वाला अपना कल्चर अपनाते हैं हम वही करेंगे। तो मैं फिर अपना जो ये मैंने हॉस्टल देखा हुआ था, मैं इधर आ गया था। तो यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके सिटी सेंटर में अपने हॉस्टल बुकित बिनतांग तक आने में मेरे जो लगे हैं 15 और आपका 25 रिंगेट में मैं अपना हॉस्टल तक पहुँच गया था। तो ये थी सारी अपडेट मलेशिया कोलालमपुर तक पहुँचने की। क्या मेरा दिल्ली से मलेशिया तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सारा बताया कि इमिग्रेशन में क्या पूछा गया, सिम कैसे ली, और यहाँ पर मैंने जो ट्रांसपोर्ट है कैसे यूज़ करा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसे बचाने के लिए, और कैसे मैं अपने हॉस्टल तक आया। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में यहाँ तक की थी। अब इसके बाद बनाऊँगा अगली वीडियोस मलेशिया में मैं कैसे घूमता फिरता हूँ, क्या क्या चीज़ आपको दिखाता हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसी लग रही है। बाकी मेरी लेटेस्ट अपडेट इंस्टाग्राम पे आपको मिलती रहेंगी। तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम की डिटेल फ्लैश हो रही होंगी, तो जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको स्टोरीज हाइलाइट्स वगैरह वहाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में मलेशिया के टूर के साथ।